7 तारीख तक राजस्थान राज्य हम लोग 4 से 7 तारीख तक राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में अभिलेख सप्ताह बना रहे हैं। इस अभिलेख सप्ताह का आज तृतीय दिवस है और इस तृतीय दिवस पर व्याख्यान माला श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारे साथ प्रमुख वक्ता के रूप में श्री संजय गर्ग, उपनिदेशक दिल्ली राज्य अभिलेखागार नई दिल्ली से हमसे जुड़े हैं। मैं श्री संजय गर्ग जी का अभिवादन करना चाहूंगा ऑनलाइन। सर, आपने आज हमें अनुमति दी, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारा मान रखा। पूर्व में भी पिछले सितंबर दिल्ली पधारे, बीकानेर पधारे थे एनसीए की मीटिंग में। और मैं इतना कहूंगा कि मैं लगभग पिछले 15-16 सालों से देख रहा हूँ कि किस शिद्दत से आप आर्काइवल फील्ड को एक नए आयाम देते आ रहे हैं। और जो बढ़ते आर्किविस्ट हैं, जो बढ़ते आर्काइवल सिस्टम के अंदर अपनी नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए एक आप आदर्श हैं। मैं अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्शकों को आपके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि श्री संजय जी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टर मास्टर्स हैं और उन्होंने आर्काइवल स्टडीज का भी 1 ईयर डिप्लोमा भी किया हुआ है। साथ में इनके कई ऐसी चीजें हैं जो कि जिससे पता लगता है कि कैसे ये आर्काइव्स फील्ड को एक नए आयाम देते रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंदर चाहे सर्वे, अप्रेजल और एक्विजिशन ऑफ नए रिकॉर्ड्स हैं, इसमें रेफरेंस और रिसर्च मीडिया, रिसर्च प्रोसेस है या पब्लिकेशन है, ये तीनों ही अवयव हैं ये जो आर्काइव्स के एक बड़े बेस आधार माने जाते हैं। और इनके द्वारा हमेशा से ये किया जा रहा है कि अगर किसी आर्काइव्स के अंदर रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना हो तो रेफरेंशियल सर्वे, रेफरेंस मीडिया, रिसर्च, पब्लिकेशन ये बहुत जरूरी रहना चाहिए। और इसमें श्री संजय गर्ग ने अपने एक नए मुकाम हासिल किए हैं। उन्होंने नई नई चीजों को दिल्ली स्टेट आर्काइव्स के अंदर जोड़ा है। और मैं ये कहूँ कि भारत के अंदर जिस स्टेट आर्काइव्स ने सर्वाधिक अपने रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया है, माइक्रो फिल्मिंग किया है, वो दिल्ली स्टेट आर्काइव्स ही है। लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा पेजेस को डिजिटाइज कर कर उनको नेट पे या अपने अभिलेख पटल के या जो उनका पोर्टल बनाया, सॉरी, आर्काइव दिल्ली आर्काइव्स का, उसके अंदर डालने वाले हमारे सिर्फ और सिर्फ संजय जी हैं। लगभग 5 साल पहले जब मैं अकादमी में था तो हमारी अकादमी के अंदर जब डिजिटाइजेशन की बात आई, so I took the guidance from Sanjay ji and he was the person who said me that this is the void process, कि किस तरीके से मेटा डेटा डिजिटाइजेशन बनाया जाता है। और वो दिन है और आज का दिन है। आज तक कभी राजस्थानी भाषा अकादमी के अंदर जो किया हुआ डिजिटाइजेशन है कभी ब्लॉक नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। भाई साहब ने, संजय जी ने इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ आर्काइव मटेरियल पर भी खूब काम किया है। आर्काइवल अवेयरनेस पे भी इनके द्वारा कई एग्जीबिशंस लगाई गई हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात है कि एक युवा व्यक्ति किस तरीके से दूसरे युवाओं को प्रोत्साहित कर सकता है, उसके बारे में तो कहें कि दिल्ली स्टेट आर्काइव्स के अंदर ये मुझे लगता है संभवतः भारत का एकमात्र आर्काइव्स होगा जिसने स्कॉलर्स के लिए स्कॉलरशिप्स और प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। फेलोशिप स्कीम इनके द्वारा 2018-19 में प्रारंभ की गई और अब तक लगभग 13 से ज्यादा फेलोशिप अवार्ड कर दी गई है। और एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जो लगभग 50,000 रुपए प्रति महीना दी जाती है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्होंने बहुत लंबा काम किया है। साथ में इन्होंने ओरल हिस्ट्री के ऊपर भी अपनी चीजें डेवलप करी हैं और दिल्ली स्टेट आर्काइव्स के अंदर भगत सिंह आर्काइव्स और रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किया है। तो ये बड़ी बात है कि एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन ही आर्काइव्स को, आर्काइव्स की विधा को, आर्काइवल साइंस को समर्पित कर दिया गया। हम लोग बहुत बहुत थैंकफुल हैं संजय सर आपके कि आपने हमारी रिक्वायरमेंट्स को और हमारी इच्छाओं को मान रखते हुए अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। पूरा राजस्थान स्टेट आर्काइव्स का स्टाफ जो है वो जुड़ा हुआ है इस समय आपके सामने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। आफ्टर द प्रेजेंटेशन वी हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर। वन मोर गुड थिंग टू अबाउट इट दैट कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर चंद्रसेन जी भी हमारे साथ लाइन पे आ चुके हैं। आप देखिए, एक जोरदार तालियां चंद्रसेन जी के लिए भी। थैंक यू सर, आपने जयपुर से जुड़ना विचारित किया हमारे लिए। चंद्रसेन जी रियलमी 8S 5G के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं सभी लोग। विक्रम, आप अगर थोड़ा स्क्रीन को वाइडर कर दें तो। विक्रम विक्रम हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं जो जेएनयू दिल्ली से जुड़े हुए हैं जी। मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक संजय जी? जी सर, आवाज आ रही है आपकी जी। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर श्री चंद्रसेन जी शेखावत भी जयपुर से जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर शैल वी प्रोसीड? संजय जी अपना लेक्चर पढ़ने के लिए प्रारंभ करें सर हम लोग? श्योर 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 श्योर। संजय सर आप। जी, मैं शुरू करता हूँ। नमस्कार, मैं संजय गर्ग, मैं डायरेक्टर आर्काइव्स हूँ दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। सबसे पहले
व उसकी टीम के सभी सदस्यों तथा राजस्थान सरकार का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लेक्चर के लिए आमंत्रित किया। मैं इस लेक्चर के माध्यम से अपने जो हमने डिजिटल आर्काइव्स बनाया है दिल्ली आर्काइव्स का, उसके अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और थोड़ी सी टेक्निकलिटी भी आपके साथ शेयर करूंगा। और हिंदी में पहली बार बोल रहा हूं तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा कि जो टूटी फूटी मेरी हिंदी है उसके थोड़ा सा उसको क्षमा करना। मैंने इस प्रोजेक्ट की संकल्पना जो है सन 2000 में शुरू की, जब आईटी ज्यादा पॉपुलर नहीं था। और मैं भी बिल्कुल, मैं आपको सही में बताऊं तो मैं बिल्कुल कंप्यूटर इलिटरेट आदमी था उस समय, और मैंने जो सीखा है वो सिर्फ दिल्ली अभिलेखागार में काम करते हुए सीखा। सबसे पहले मैंने इन सभी फाइलों व अभिलेखों का डाटाबेस तैयार करवाया तथा इस डाटाबेस को एनआई द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर था उस समय, मेरे ख्याल से सभी को जानकारी है, एम्स, उससे इंटीग्रेट किया, जिससे कि पता चल सके कि दिल्ली अभिलेखागार में कितनी फाइलें हैं तथा इन फाइलों को स्कॉलर को भी उपलब्ध कराया गया। और इस डाटाबेस की सभी स्कॉलर कम्युनिटी ने बहुत ही प्रशंसा की और हमें साथ में यही पता लगा कि हमारे पास कितना रिकॉर्ड है जिसको हम डिजिटल कर सकते हैं। तो एक तरह से ये हमारा एक तरह से पहला स्टेप था डिजिटल करने से पूर्व का। इसके बाद हमने अभिलेखागार में उपलब्ध सभी जो फोटोग्राफ्स थे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो फोटोग्राफ्स का कलेक्शन है वो लगभग सन 1900 से शुरू हो रहा है। और हमारे पास लुटियंस जोन के, सिविल लाइंस जोन के बहुत ही रेयर फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। तो हमने इनका डिजिटलाइजेशन किया और इसको स्कॉलर कम्युनिटी को उपलब्ध कराया। इसी के साथ साथ हमने एक 10 लाख दस्तावेजों का भी डिजिटलीकरण किया पहले फेज के अंदर, और इसके माध्यम से हमने ये जाना कि इस कार्य को करने में क्या समस्याएं आएंगी हमें और उनका समाधान कैसे हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सन 2010 के अंदर अभिलेखागार ने एनआईएच को अपना कंसल्टेंट बनाया, जिसने सभी उपलब्ध प्रोजेक्ट का अध्ययन किया। मतलब कि उसने विभिन्न अभिलेखागारों का दौरा किया, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर है या हिंदुस्तान के बाहर। और हमारे जो रोल मॉडल थे, एक तो ऑस्ट्रेलियन आर्काइव्स, फिर यूएस आर्काइव्स, ब्रिटिश लाइब्रेरी, और जो उस समय हिंदुस्तान के अंदर काम हुआ था बेसिकली तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्स के अंदर काम हुआ था, और थोड़ा बहुत जो काम हुआ था वो नेशनल आर्काइव्स में हुआ था। तो हमने सभी का अध्ययन किया हमारी कंसल्टेंट ने, और उसके अध्ययन के उपरांत इस प्रोजेक्ट के लिए एक डीपीआर बनाया। सरकार ने इस डीपीआर को अप्रूव किया तथा इसके आधार पर हमने 4 करोड़ पेजों के डिजिटलीकरण तथा माइक्रोफिल्मिंग का आरएफपी बनाया तथा उसको ई प्रोक्योर माध्यम से निविदा हमने आमंत्रित करी। वर्ष 2007 में औपचारिक रूप से हमने इस प्रोजेक्ट पे कार्य करना आरंभ कर दिया। ये आप स्लाइड के अंदर देख रहे होंगे, बेसिकली जो हमारा आर्काइव्स बना है, कब से बना है। जैसे 1972 के अंदर हमारा आर्काइव्स बना है, किस तरीके का रिकॉर्ड है और किस एक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, इसकी बेसिक जानकारी है। ये आपको वैसे भी मिल जाएगी, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। फिर हमारे पास रिकॉर्ड किस तरीके का था। हमारे पास जो रिकॉर्ड्स थे वो फाइल्स थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स हैं, मैप्स हैं, प्लान्स हैं, गैजेट्स हैं, जेल रिकॉर्ड्स हैं, माइक्रोफिल्म्स हैं, माइक्रोफिश थी, ऑडियो और वीडियो टेप्स थी। तो ये एक बहुत डिफरेंट वैरायटी का रिकॉर्ड था, जिसको डिजिटल करना और उसको स्कॉलर कम्युनिटी को उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने इन सभी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। फिर हमारे पास रिकॉर्ड किस तरीके का था दिल्ली अभिलेखागार में। हमारे पास रिकॉर्ड्स ऑफ रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली डिवीजन 1829 से 1894 तक का। इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है कि दिल्ली के अंदर भी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है इस सीरीज में कवर करता है। जैसे कि दिल्ली में टेलीफोन कब आई, रेलवे लाइन कब आई, लैंड एक्विजिशंस कब हो रहा है। फिर इसके बाद जो दूसरी सीरीज आपको नजर आ रही होगी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 1857 के अंदर जो दिल्ली का कंट्रीब्यूशन है, तो वो सारा का सारा इस सीरीज के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये सारा बेसिकली रिकॉर्ड है हमारे पास पर्शियन और उर्दू के अंदर में, और कुछ रिकॉर्ड इसमें इंग्लिश में भी है। फिर रेजिडेंट कमिश्नर का रिकॉर्ड है हमारे पास, पर ये स्ट्रे फॉर्म के अंदर है, जैसे कोई शाह आलम का फरमान है, सनद है। तो इस तरीके का रिकॉर्ड हमारे पास इस सीरीज के अंदर है।
फिर 1857 के वार के बाद जब दिल्ली के अंदर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस स्टैब्लिश हो गया और सारा प्रशासन जो है दिल्ली का डिप्टी कमिश्नर ने देखना शुरू कर दिया, तो इसके अंतर्गत दिल्ली के अंदर विभिन्न विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने शुरू हो गए, लैंड एक्विजिशंस होने शुरू हो गए, कब सब रजिस्ट्रार का ऑफिस बन रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है दिल्ली के अंदर, तो ये सारे की सारे रिकॉर्ड जो है इस सीरीज के अंदर। तो इस तरीके से वैरायटी ऑफ रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर सेंट्रल जेल का रिकॉर्ड है, हमारे पास प्रॉपर्टी का भी रिकॉर्ड है, सीआईडी का रिकॉर्ड्स है, गवर्नमेंट गजेट्स है हमारे पास, दिल्ली के दिल्ली गजट, पंजाब गजट। तो इसी तरीके से हमारे पास प्राइवेट रिकॉर्ड्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं 1700 से 1900 शताब्दी की। और इसकी सबसे बड़ी एक चरणदास सेक्ट है फरीदाबाद के अंदर, उसका हमारे पास बहुत ही बढ़िया कलेक्शन उपलब्ध है। इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ रेजिडेंट कमिश्नर, जैसे ये तो दोबारा से साइड हो गई है, मैं दोबारा से इसको कर रहा हूँ। फिर जो हमारी जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड सीरीज है, तो इसमें है सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रायल ऑफ बहादुर शाह जफर। मेरे ख्याल से इसकी सिर्फ 2 ही कॉपी हैं, एक दिल्ली अभिलेखागार के अंदर और एक है ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर। फिर जो प्री मुगल पीरियड के जो रिकॉर्ड्स हैं, लेटर मुगल पीरियड के, तो उसमें बहुत सारा और बहुत ही वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास पेंटिंग दिखा रहा है इसके स्लाइड के माध्यम से कि हमारे पास कितने वैरायटी का रिकॉर्ड था। फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि चैलेंज क्या थे ट्रेडिशनल सिस्टम के, जहां पे हम फिजिकली रिकॉर्ड चेक करते थे। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक समय में सिर्फ एक ही स्कॉलर रिकॉर्ड देख सकता है। फिर दूसरा जो है, रिकॉर्ड सर्च के लिमिटेड ऑप्शन थे, जैसे कि सब्जेक्ट के माध्यम से, नाम से, स्थान से हम इस रिकॉर्ड को सर्च कर सकते थे। तो और साथ ही हर कंटेंट के लिए अलग अलग, मान लिया हमें जेल रिकॉर्ड देख रहे हैं तो उसके लिए अलग पैरामीटर्स होंगे, फोटोग्राफ्स के लिए अलग होंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज था स्कॉलर्स के लिए, और अलग अलग इंडेक्सेस के माध्यम से आपको अलग अलग तरीके का रिकॉर्ड देखना पड़ता था। फिर इसकी ट्रस्ट क्या है कि सबसे बड़ी सच्चाई इसकी यह है कि फिजिकल आर्काइवल की, कि 40% जो हमारा टाइम है सिर्फ रिकॉर्ड को सर्च करने में ही खर्च हो जाता था सर, और 42% कंटेंट जो है वो उसको सिर्फ उस कर्मचारी को मालूम होता था कि यार ये रिकॉर्ड कहाँ पे रखा हुआ है, तो वही निकालता था। और उसकी रिटायरमेंट के बाद सारे स्टाफ जो है बड़ा परेशान रहता था कि यार इसको रिकॉर्ड को निकाले कैसे, क्योंकि उसको तो पता होता था कि ये रिकॉर्ड कहाँ पे है, पर बाकी लोगों को नहीं मालूम होता था। और सबसे बड़ी बात होती थी कि फिजिकल जो रिकॉर्ड्स हम डाटाबेस तैयार करते थे, 70% कंटेंट अगर हमने बना भी लिया तो उसको हम यूज ही नहीं कर पाते थे कभी भी। फिर इस समस्या का समाधान क्या था? इसका सबसे बढ़िया समाधान था कि हम लोग अपने रिकॉर्ड्स का डिजिटल करें, और हमने इस दिशा में अपना कदम बढ़ाया। फिर वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके माध्यम से हम रिकॉर्ड की सर्च कर सकते थे, तो वो भी हमने शुरू किया। इसके अलावा फिर इस डिजिटल रिकॉर्ड को हमने माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, और इसमें हम काफी हद तक कामयाब रहे हैं। जब हमने स्कैनिंग शुरू करी तो हमारा जो मेन ध्येय ये था कि स्कैनिंग की क्वालिटी बहुत ही हाई एंड होनी चाहिए, और इसके लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम बुक क्रेडल मैकेनिज्म यूज करें, और इसके लिए हाई एंड हमने बुक स्कैनर्स का यूज किया, और ना केवल बुक हाई एंड बुक स्कैनर्स का यूज किया, और हाई रेजोल्यूशन के ऊपर हमने इमेज कैप्चरिंग शुरू करी। तो हमने जो एक पैरामीटर बनाया कि हम जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स है उसको 300 DPI में, और जो फोटोग्राफ्स हैं, मैप्स हैं, प्लान्स हैं, उसको 600 या उससे ज्यादा भी ले सकते, डिजिटल इमेज में कैप्चर कर सकते हैं। फिर हमने इसकी जो मल्टी लेयर एक्सेसिबिलिटी हमने इसके अंदर ऑप्शन डाली। फिर मेटा डाटा स्टैंडर्ड, भाई अगर हमने स्कैन तो कर दिया पर उसको सर्च कैसे करेंगे, तो हमने डबलिंग कोर के अंदर 17 पैरामीटर्स हमने लिए, जिसके माध्यम से हमने उसकी इमेज कैप्चरिंग के बाद उसका डाटाबेस तैयार करवाया। और फिर इस रिकॉर्ड को हमने, डिजिटल रिकॉर्ड को हमने माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश में हम जो अपना आर्काइवल रिकॉर्ड है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें।
इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी फायदा जो था वो था कि जीरो लॉस एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब जब हम कॉपी करते हैं, एक तो हमें पुराने अपने जो पुराने आर्काइवल रिकॉर्ड है उसको टच करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसकी कॉपी निकाल सकते हैं। फिर जो हमने जो इमेजेस हैं, जो डाटा है, उसको रिट्रीव कर सकते हैं बहुत फास्ट मोड के ऊपर। एक क्लिक ऑफ माउस से हम अपने रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं। फिर टू इम्प्रूव सर्विसेज टू एन एक्सपेंडिंग यूजर्स ग्रुप बाय प्रोवाइडिंग इनहांस एक्सेस। मतलब इतनी वास्ट फीचर्स हमने इसमें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर दी, जिससे कि रिकॉर्ड जो है आपको बहुत तेजी के हाँ साथ जी अभी सर। सर्च हो जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमारा जो पुराना रिकॉर्ड था, जो फ्रेजाइल हालत में था, बहुत खराब हालत में था, उसकी हम हैंडलिंग से हम रोक पाए। और साथ में जो मैन पावर को के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता था कि इसको सर्च करने के अंदर, क्योंकि अब हम लोग जो है सारा का सारा डाटा जितना भी हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी में उपलब्ध है, हम सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही लोग स्कॉलर्स को और जनरल पब्लिक को दिखा रहे हैं। बाकी अब हम फिजिकल रिकॉर्ड हम नहीं दिखाते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट कि अगर कहीं कोर्ट में जरूरत पड़े तभी हम इस रिकॉर्ड सर्च करवा रहे हैं लोगों को। फिर इसके पीछे जो विजन क्या था हमारा, हमारा जो मेन विजन था कि लोगों को अपनी कल्चरल हेरिटेज के बारे में पता चले। क्योंकि अगर आपने, ज्यादातर लोग यहाँ पे सारे आर्काइवल फैटर्निटी से हैं और सब लोगों को मालूम है कि शुरुआत के अंदर आर्काइव्स के जो गेट थे वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं थे, सिर्फ स्कॉलर कम्युनिटी ही इसको रिकॉर्ड कंसल्ट करती थी, और वो भी बोनाफाइड। तो हमारा विजन ये था कि आम आदमी, हम जब एक बार हम कहते हैं कि यार हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, पर इस संस्कृति को देखने के लिए, समझने के लिए हमने अपने द्वार ही बंद कर रखे थे जनरल पब्लिक के लिए। तो ये बहुत बड़ा मेजर स्टेप था जो हमने लिया, और हमने इसके अंदर ऑप्शन दिया कि जनरल पब्लिक भी इस रिकॉर्ड को देख सकती है। तो हमारा मिशन कंजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, हमने इसके अंदर इसका बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसका मैनेजमेंट किया और इसको कंजर्व किया। जो रिकॉर्ड की कंडीशन खराब थी उसको हमने कंजर्व भी किया पहले, और फिर उसको डिजिटल में। तो हमारे दोनों प्रोजेक्ट जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहे थे, कंजर्वेशन एक तरफ चल रहा था और डिजिटल एक तरफ चल रहा था। जिसकी खराब हालत होती थी पहले हम उसको कंजर्व करते थे और फिर उसको डिजिटल करते थे, और जिसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी होती थी तो फिर उसको हम सीधा डिजिटल कन्वर्जन के ऊपर हमने शुरू कर दिया। फिर इस जब प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया तो हमारे को रिक्वायरमेंट पता लगी कि हमारे को इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट आएंगी। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी थी, और सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरीके के थे कि एक तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थे, और एक या फिर हम उसको डेवलप कराते। तो हमने ये डिसीजन लिया कि जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे न्यूजन का सॉफ्टवेयर था, IBM का सॉफ्टवेयर था, तो हमने उसके डेमो लिए और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और उसको अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज कराएंगे। फिर इसके लिए हमने सेटअप किया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटलाइजेशन और माइक्रोफिल्मिंग के लिए। इसके अंदर हमने सर्वर का प्रोविजन किया, डेस्कटॉप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सभी चीजों का प्रोविजन किया। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट था बेसिकली एक ट्रंकी बेस्ड प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर ना केवल डिजिटलीकरण था बल्कि न माइक्रो फिल्मिंग था, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी था। इसके अंदर हमने माइक्रो फिल्मिंग के स्टोरेज भी इसमें कवर किया, जिससे कि हमारे जो हम माइक्रो फिल्म कन्वर्ट कर रहे थे तो उसको हम रखेंगे कहाँ पे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाया, और फिर जब डिजिटलकरण हो गया तो इसको डाटा को कहाँ पे रखेंगे। तो हमने इसको लिए निक्सी से संपर्क किया और सेंटर हमने हायर किया कि इतना बड़ा डाटा हम क्रिएट कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज था। इसके अलावा हमने जब हमने डिजिटलीकरण कर दिया तो साथ साथ हमें अब चैलेंज आया कि यार हमारा स्टाफ तो सारा ज्यादा जानकारी है नहीं इसके डिजिटलीकरण के लिए। तो हमने उसकी इस टाइप की ट्रेनिंग का भी प्रोविजन इसके लिए किया, और फिर इस सारा जो डिजिटल डाटा हो गया हमारा, उसको हमने वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन के अंदर शुरू में डालना शुरू किया।
पहले जितना डाटा होता रहा एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 50 लाख डाटा डाला, उसको एक्सपेरिमेंट किया, जहां जहां चैलेंजेज आए, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी उसको हमने समाधान किया, और जो कमियां रह गई थी वो आगे आगे आने वाले रिकॉर्ड्स के लिए जैसे हम अपग्रेड करते चले गए तो उसको हमने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। ये हमारा ये मोटस ऑपरेंडी थी कि कैसे हमने यहाँ पे स्कैनिंग का प्रोजेक्ट बनाया। कलेक्शंस हमारे पास आ रही है, सबसे पहले डिजिटल हो रही थी, जो डिजिटल इमेज हो गई वो सीधी की सीधी वेब पोर्टल के लिए थ्रू जा रही थी मेटा डाटा इंटीग्रेट होने के बाद। दूसरा प्रोसेस, उसी डिजिटल इमेज को हम माइक्रोफिल्म के थ्रू, माइक्रोफिल्म कन्वर्टर, और इसके लिए भी हमने हाई एंड माइक्रोफिल्म कन्वर्टर यूज करे, और फिर माइक्रोफिल्म कन्वर्टर से हम सीधा स्टोरेज में लेके जा रहे थे। इसी तरीके से जब डिजिटल हम कर रहे हैं तो डिजिटल के बाद सीधा वेब पोर्टल के ऊपर जा रहे हैं मेटा डाटा टैगिंग के बाद, और डिजिटल रिकॉर्ड को अपलोड कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में हमारे पास 4 करोड़ पेजेस का डाटाबेस है, और इसमें वैरायटी ऑफ रिकॉर्ड्स है, और विद इन सेकेंड, और यू कैन से दैट with a click of mouse you can access the records, not only the scholar but also the general public. ये सारा प्रोसेस था कि किस तरीके से हमारा रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन हो रहा था, कि रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे चेक इन हो रही है, उसकी रिकॉर्ड की इन्वेंट्री बन रही है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया, और उसके बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट कराया। ये जब मैं बात कर रहा हूँ कि हाई एंड बुक स्कैनर्स की, तो हमने बुकाई, जुशल जैसे बड़े हाई एंड स्कैनर्स का यूज किया। और एट ए टाइम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने 4 करोड़ पेजेस हमने किए थे, तो हम लोगों की आउटपुट जो पर डे के हिसाब से आ रही थी, तो हमारी लगभग 60,000 से 80,000 पेजेस पर डे की आ रही थी। और इसके लिए हमारे यहाँ पे 15 स्कैनर्स एट ए टाइम लगे हुए थे। और सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है जब हम रिकॉर्ड को डिजिटल करते हैं, तो उसमें आपको वैरायटी ऑफ रिकॉर्ड्स मिलता है, कोई A3 साइज का है, A2 साइज का है, कोई A0 मिलता है, और कुछ तो हमें हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर मिला A0 साइज का। तो अब आपके पास स्कैनर सिर्फ A0 साइज तक के उपलब्ध हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो A0 साइज से बड़े जो है हमने A0 में करे, और उसके बाद फिर उसकी स्टिचिंग करी। ये मेटा डाटा टैगिंग जो मैं आपको बता रहा था कि डबलिन कोर का जो हमने स्टैंडर्ड्स थे उसको हमने यूज किया, और 17 फील्ड्स के अंदर वो हमने डिफाइन करी, क्योंकि हमें पता था कि, और स्कॉलर से हमने कंसल्ट किया कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है और किस तरीके के से वो सर्च करते हैं। तो उनकी जरूरतों और अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने मेटा डाटा फील्ड डिसाइड करी, और इसी के हिसाब से हम लोगों ने अपना मेटा डाटा टैग किया। ये हमारा पोर्टल है, ये अभिलेख पोर्टल। इसमें आप सीधा, मतलब हमने 3 कैटेगरी इसमें डेवलप करी हैं, जिसमें आप स्कॉलर और जनरल पब्लिक रिकॉर्ड सर्च कर सकती है। सबसे पहली तो है जनरल पब्लिक के लिए, उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है, और इसको हम और मॉडिफाई करने की प्लान कर रहे हैं। इसमें सिर्फ इसको हम आगे प्लान कर रहे हैं कि आधार बेस के साथ इसको अटैच करके, और आधार के साथ ही आप अपना यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा, और फीचर के अंदर ये फीचर्स आपको डेवलप हो जाएगी। और जो स्कॉलर वाली मैं बात कर रहा हूं, तो वो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 के अकॉर्डिंगली हमने 2 कैटेगरी बनाई है, इंडियन स्कॉलर्स की और फॉरेन स्कॉलर्स की। तो उसके अंदर हमने रिलैक्सेशन कुछ नहीं करी है, जो रिक्वायरमेंट है उन दोनों फील्ड्स के अंदर वो हम उसी पैरामीटर से ले रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज वो वायलेशन हो जाएगा पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट का। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हम सभी रजिस्टर्ड स्कॉलर से डिमांड करते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जैसे हमने काम किया है इसके अंदर। ये सारा माइक्रोफिल्म है का जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा माइक्रोफिल्मिंग का है, कि यहाँ पे इमेज आ रही है माइक्रोफिल्म के अंदर, और फिर बैच प्रिपरेशन हो रही है माइक्रोफिल्म की, एक्सपोजिंग हो रही है SMA के द्वारा, और जो हाई एंड प्रोसेसर्स हैं, और इसकी क्वालिटी चेक होने के बाद, और फिर ये इस तरीके के कार्टन, ये जो लेबलिंग करके माइक्रोफिल्म के अंदर पूरे उसके अंदर हम इसको स्टोर कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, SMA हमने यूज किया है कन्वर्जन के लिए। ये प्रोजेक्ट हमने क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, और तो इसके लिए हमने एक हाई एंड कमेटी बनाई, जो हमारे को डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के ऊपर प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग कर रही थी।
ये हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हम कैसे इसको करें, रिकॉर्ड को इम्प्लीमेंट। हमारा इसमें जो गोल था डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स का कि भाई दिल्ली आर्काइव्स को हम ना केवल इंडिया की बल्कि वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन डिजिटल आर्काइव्स बनाएं। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम इसमें कामयाब हुए हैं, और आने वाले समय के अंदर जो बाकी रिकॉर्ड है उसको भी हम डिजिटल में कन्वर्ट करके और सारा कलेक्शन जो है डिजिटल माध्यम से स्कॉलर्स कम्युनिटी को और जनरल पब्लिक को उपलब्ध कराएंगे। और पब्लिक और साथ में स्कॉलर कम्युनिटी ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, और मैं आपको ये बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूँ कि हम लोगों को लाखों रुपए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस पोर्टल के माध्यम से। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आउटकम क्या था, तो 40, और इस 4 करोड़ पेजेस को हमने हिस्टोरियन, स्कॉलर, सिटीजन्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराया। इवन कोर्ट्स के अंदर भी हम प्लान कर रहे हैं कि कोर्ट को भी हम ये यूजर आईडी उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी मैन पावर जो है कोर्ट के अंदर विटनेस के लिए रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करने में खराब होती है। तो हम लोग कोर्ट से भी आग्रह कर रहे हैं कि हम कि कोर्ट भी इस डिजिटल सुविधा का यूज करे, और जिससे कि हम अपनी मैन पावर को सेव कर सकें। और सबसे बड़ा जो इसका जो आउटकम था कि हम लोगों जो हमारा जो ध्येय था कि जो जनरल पब्लिक है, आम आदमी है, उसको अपनी धरोहर के बारे में बताएं, आर्काइवल हेरिटेज के बारे में बताएं। और मुझे लग रहा है कि हम लोग इसमें काफी हद तक कामयाब हुए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई। जैसे थैंक यू, आपने बड़ा ही प्रिसाइज और शार्प पीपीटी के माध्यम से अपना लेक्चर रखा। आपने जो अपना व्याख्यान दिया सर, हमारे स्टाफ के अंदर काफी हमारे पुरालेख अधिकारी, सहायक निदेशक सभी उपस्थित हैं, उनकी सबकी क्यूरियोसिटीज हैं, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। जी जी तो मैं चाहूंगा कि आप उनके कुछ क्वेश्चंस को भी रिस्पॉन्ड करें, और हमारे साथ एक दो टेक्निकल प्रॉब्लम आर्काइव्स बीकानेर में भी आ रही हैं, तो जी आप उनको भी आंसर इट दैट। दिलीप जी कुछ पूछना चाह रहे थे? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रही है सर? सर मैं दिलीप नमस्कार। बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल आ रही है। जी जी आपने अभी बताया कि लाखों रुपए रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, तो सर इसका कौन से प्रोसेस के जरिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सर? दिलीप जी, हमने इसको में पेमेंट गेटवे से इम्प्लीमेंट कराया, और जिसको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए होती हैं तो वो उसको डाउनलोड की ऑप्शन हमने दी। हेलो, स्पीकर पर आनंद, स्पीकर पर। हाँ बोलिए। दिलीप जी, हमने अपना जो पोर्टल है उसको पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, और जिस स्कॉलर को या आम आदमी को हाई एंड इमेजेस चाहिए, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए, तो वो पेमेंट गेटवे के माध्यम से उसको डाउनलोड करता है पेमेंट बेसिस पे, कैसे होगा और वो उसका यूज करता है। मोदी जी का बंद करें, खुला हुआ है। कैसे होगा? हाँ हाँ हाँ। बस ये बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। संजय, क्या हाल है? हाउ आर यू संजय? बढ़िया संजय, राजू बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यस, बहुत इंटरेस्टिंग था आपका, मैं भी सुन रहा था मेरे जी एनसीए का जो मीटिंग जो अभी होने वाला है, जो जी जी 18 और 19 को,
तो आपका वहाँ पे तो एक कमेटी भी बन गया था, सब कमेटी। जी जी ये लोग का ये सवाल है कि जो ओशियर वाला जो है, ओशियर जो है इसमें लिखा था कि वो लोगों ने पूछा जो था। वेस्ट बंगाल, राजू, वो वेस्ट बंगाल आर्काइव्स की क्वेरी थी और वो बहुत ही वैलिड क्वेरी है, पर इसमें यस एग्जैक्टली, एवरीवेयर सबके और ये पास सभी यही सभी प्रॉब्लम लोगों है। को फेस करनी पड़ रही है। यस। तो अभी हमने जो डिसाइड किया और जो हमने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है उसके अंदर हमने जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स है, जो खासतौर से हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड है, उसको ये ओसीआर नहीं कराई है राजू। हमने सिर्फ उसको स्कैनिंग करके और उसकी मेटा डाटा टैगिंग कराई है, सो दैट वी कैन सर्च दैट डॉक्यूमेंट। अच्छा, और ये टैगिंग भी पॉइंट हम डबलिंग। डिस्कस करेंगे डिटेल्स। हाँ हाँ हाँ। एक और मैं भी भोपाल में रह चुका 3 साल। तो वहाँ पे हमारा भोपाल की रिपोजिटरी में काफी वो मैन्युस्क्रिप्ट है, हम्म। पर्शियन है, उर्दू है, और कुछ लैंग्वेज है, अलग अलग का वो मैन्युस्क्रिप्ट है। जी वो भी पूरा भरा हुआ है, पूरा एक फ्लोर तो मैन्युस्क्रिप्ट ही मैन्युस्क्रिप्ट है। तो इसमें होशियार का वो दिक्कत आ रही है वहाँ पे भी। तो ये हमको डिटेल डिस्कशन करना चाहिए कि इसमें क्या सॉल्यूशन निकाल सकता है इसमें। राजू, बेसिकली ओसीआर का जो अल्टीमेट पर्पज है वो है एक्सेस। मतलब उसमें आपको बहुत तेजी के साथ एक्सेस मिलती है और साथ में हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी। तो पर अगर आप, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ओसीआर हम जब करने बैठते हैं तो इस तरीके के रिकॉर्ड्स के साथ तो एक्यूरेसी की बहुत बड़ी इशू आती है जब आप उसको ओसीआरिंग करते हो। तो बहुत बड़ा चैलेंज है अभी, और इस पे मुझे नहीं लग चलिए। रहा है कि अभी कोई कोई काम किया है और किसी भी आर्काइव्स ने किया, ना केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि बाहर भी बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं हुआ है ओसीआर करने के ऊपर। पहली बात तो उनके पास इतनी वैरायटी का रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है जितना हमारे पास है अलग अलग भाषाओं के अंदर। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें सही सही, डिस्कस। बहुत बड़ा हाँ, चैलेंज है ये। बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एग्जैक्टली। पर अभी हमारा जो एम होना चाहिए, मेरे ख्याल से सभी आर्काइव्स का ये जो एम होना चाहिए कि हम उसको स्कैन करें और साथ में उपलब्ध कराएं। तो उपलब्ध करने के लिए तो बहुत बड़ा आसान तरीका है कि आप स्कैन इमेजेस को अगर हम मेटा डाटा के साथ इंटीग्रेट कर दें। अभी मेटा डाटा के अंदर भी क्या दिक्कत आती है कि हम लोग क्या करते हैं, फाइल नंबर डाल दिए, फाइल नंबर से सर्च कर लिया, फाइल के अंदर जो कंटेंट होता है उसके हिसाब से सर्च कर लें। पर थोड़ी सी उसको और थोड़ा सा बढ़िया ढंग से टैगिंग करें और उस फाइल के अंदर जो कंटेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नाम्स हैं, कोई कोई ऐसी चीज है आपको लगती है जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो उसको उसको टैगिंग में ले लें, तो उससे एकदम डाटा बड़ी तेजी के साथ फैच होके आ रहा है। हम तो हमने लोगों ने यही किया है कि डबलिंग कोर के स्टैंडर्ड्स के साथ साथ हमने और भी अपनी मेटा डाटा फील्ड से हमने डेवलप करी थी कि सो दैट कि हम फैसिलिटेट कर सके अल्टीमेटली स्कॉलर्स को। ठीक है, ये चैलेंज हम आगे फॉरवर्ड करके हम डिस्कस डिटेल कर जी लेते हैं आगे। जी जी तो ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, और हर स्टेट आर्काइव्स को, हर आर्काइव्स की रिपोजिटरी को यही जी चैलेंज फेस कर रहे हैं आजकल। जी तो आगे हम फॉरवर्ड देखते हैं कि इसमें और चर्चा कर लेंगे कि सॉल्यूशन क्या जी निकल सकता है। थैंक यू संजय। जी, थैंक यू। तो वहां पर हमारे साथ ये दिक्कत आती है कि सर जो इक्विपमेंट की जो स्टैंडर्डाइजेशन की जो बात आती है वो आरएफपी में भी मेंशन हो, इस तरह की प्रोसेस को कैसे अडॉप्ट किया जाए। ये समस्या खाली आपकी नहीं है, जब हम आरएफपी डिजाइन करते हैं और जब बनाते हैं ना तो हमें इसमें बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। हम किसी ब्रांड नेम को तो नहीं कर सकते हैं किसी भी आरएफपी के अंदर, पर अगर हम उसको बोले कि बुक क्रैडल मैकेनिज्म हमें यूज करना है, हाई एंड बुक स्कैनर यूज करने हैं विद सॉफ्ट लाइट। अभी क्या मैंने देखा है कि बुक स्कैनिंग के नाम पे एक डिजिटल कैमरा ऊपर लगा देते हैं, दो अलग से लाइट लगा देते हैं और वो बोलते हैं कि जी ओवरहेड बुक स्कैनर है हमारा ये, पर ये बुक स्कैनर नहीं है ना बेसिकली। तो सर इसको वेरीफाई कौन करे कि ये वाकई में बुकलेट 5 है या कुछ और है, क्योंकि बुकाई हम लोग 5 और ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप स्पेसिफिकेशन, आप, मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि जो हमने स्टैंडर्ड्स अपने आरएफपी में इंक्लूड करे हैं उसको आप यूज करो। वो अमूमन ये होता है कि जब बिड ओपन होती है तो वो L1 के आधार पर उसको अलॉट तो हो जाती है। बॉस, ये बिड ओपन से पहले की बात करो आप। ये बिड ओपन, बिड तो आपने जो बनाई है उसके ऊपर बेस पे ओपन होएगी। जब आप बिड बनाते हो तो बिड के अंदर ही हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिफाइन करेंगे, तो ये सारे चैलेंजेस हमें आएंगे नहीं।
नहीं तो सर उसके लिए जो और technical- आप उससे बोलो ना, जब वो टेक्निकल आप उसकी वैल्यूएशन करते हो तो उसका पायलट प्रोजेक्ट कराओ कि भैया मेरे को 5,000, हमने ये भी करवाया। जब हमने बिड का पार्ट बनाया कि हम पहले मशीनें देखेंगे आपकी और 5,000 पेजेस को हमें करके दिखाओ, उसकी क्वालिटी कंट्रोल हमने थर्ड पार्टी ऑडिट कराया उसका, और उसके बाद फिर जिसका टेक्निकली क्वालिफाइड हुआ उसकी हमने बिड ओपन करी। हाँ निश्चित रूप से सर ये स्वागत योग्य कदम है हाँ प्रोजेक्ट के तौर पे कि उनका आउटकम किस तरह का आया है हाँ, और वगैरह और किस तरह का, तो ये एक अच्छा सुझाव है सर। उससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका जो वेंडर है जो आपको टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है उसके पास किस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी पता लग जाए उसका लेवल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। भाई साहब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो क्या, एक जिज्ञासा है। अभी राजू सर ने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से ज्वाइन किया हमें और बताया कि ओसीआर की प्रॉब्लम सब जगह आ रही है। ओसीआर क्या कहते हैं नितिन, ओसीआर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाषा की प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम उसको कन्वर्जन करते हैं ना तो उसमें एरर ऑफ मार्जिन बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अच्छा, ओसीआर बेसिकली फैसिलिटेट करता है सर्च के लिए, सर्च को। तो वो सर्च जो है अगर हम ओसीआर कर देते हैं तो सर्च बहुत वाइड ओपन हो जाती है और हम किसी भी वर्ड से आप उसको सर्च कर सकते हैं, ओपन वर्ड सर्च हो जाता है। तो वो चैलेंज आता है, पर आपको स्कैनिंग करने में उसमें कोई इशू नहीं है, और मेटा डाटा के साथ अगर करना चाहो तो आपकी एक्यूरेसी भी रहेगी। और अगर लेटर स्टेज के ऊपर कोई टेक्नोलॉजी इस तरीके की डेवलप हो रही है और उसमें आपको बहुत माइन्यूटली आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप ओसीआर करते हो, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ भी होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर। मेरा एक क्वेश्चन ये है भाई साहब कि है ना, क्या आपके सामने, आपने लंबे समय तक काम किया और अभी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आर्काइव्स की आपने अपने उसमें बात करी, क्या ऐसा कोई आपके पास एग्जांपल आया इतने लंबे आर्काइवल कैरियर के अंदर कि मिडिवल टाइम की स्क्रिप्ट के ऊपर आपने एक सक्सेसफुल ओसीआर काम करते हुए देखा? हैंड रिटन स्क्रिप्ट है, शर्त ये है। मेरी जानकारी में अभी तक कुछ नहीं आया। क्या दुनिया में आज तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना है जो मिडिवल टाइम मेरी के? जानकारी में नहीं है नितिन। और दुनिया की मैं बात करूं तो दुनिया में जितनी वैरायटी का रिकॉर्ड हिंदुस्तान में उपलब्ध है वो उतनी वैरायटी का रिकॉर्ड मेरे ख्याल से बाहर के देशों में उपलब्ध भी नहीं है। सही हमारे है। पास इतनी भाषाएं हैं, इतनी ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं, इतनी वैरायटी ऑफ रिकॉर्ड्स है। मैं कहता हूँ कि हम लोग धन्य हैं कि हमारे पास इतना शानदार रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के पास। पर हम लोगों की समस्या यह है कि हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, ना लोगों को उपलब्ध करा पा रहे हैं और ना उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर हमने जिस दिन ये काम कर दिया मेरे ख्याल से सारा विश्व जो है हम लोगों के पास आएगा और टेक्नोलॉजी की हेल्प मांगेगा इस काम के लिए। भाई साहब मेरा ऐसा ये मानना है कि हम लोगों ने उम्मीद करी कि भी हमारे पास एक इस तरह से ऐप हमने डेवलप किया जो हमारी मिडिवल टाइम्स की जो बही लैंग्वेज है उसको पढ़ सकता है। हम्म। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल किसी और कोने में भी कहीं डेवलप हुआ जब हैंड रिटन, क्योंकि मुझे आप ध्यान है मेरी जानकारी में नहीं है नितिन। और ये चैलेंज हमारे पास भी आया था क्योंकि हमारे पास पर्शियन का भी है, हमारे पास हिंदी भी है, हमारे पास अवधी रिकॉर्ड्स भी है। पर हम लोगों ने कोशिश नहीं करी क्योंकि हमें लगा कि ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो हमने उसको सिर्फ स्कैनिंग करके और मेटा डाटा टैगिंग करके और इस रिकॉर्ड को सर्च कराने की कोशिश करी। क्योंकि अगर हम ओसीआर पे चले जाते, ये जरूर है कि जो स्कॉलर है उसको फैसिलिटेट होता है अगर हम ओसीआर करें, उसको भाषा में कन्वर्ट करें दूसरी में। पर मुझे लगता है कि इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल इशू है और अभी इसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है। मेरा एक्चुअल में एक और चीज थी कि ना, आपसे एक गुजारिश थी कि जैसे आपने ना अपना रिकॉर्ड सारा का सारा नेट पे डाला और फिर एक आपने एक पटल का बनाया जैसे कि है ना, जिसपे कोई व्यक्ति, ये अभिलेख हमारा है। आप अगर उसको भी दिखा देना वैसे, तो ये हमारे लिए भी एक बड़ा रहता कि भाई ये एक तरीका है कि हाउ टू रिट्रीव द रिकॉर्ड्स टू ऑन ए कॉमन मैं पर्सन। कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करके दिखता हूँ आपको, अगर मैं कामयाब हो गया तो इस पे। अगर कोई ऐसी चीज हो तो आप बताइए, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अभी वर्तमान में सिर्फ एनआई का अभिलेख पटल वर्क कर रहा है, एक आपका दिल्ली स्टेट आर्काइव्स का कर रहा है। मैंने खुद देखा, हमें को टेसिटोरी के कुछ रिकॉर्ड चाहिए थे बीकानेर से जुड़े हुए, तो मैंने दिल्ली स्टेट ई अभिलेख पटल पे डाला तो उसमें टेसिटोरी के नाम से चीजें आ गई काफी। पर दिल्ली स्टेट आर्काइव्स के अंदर क्योंकि बहुत कम रिकॉर्ड है जो राजस्थान से रिलेटेड अवेलेबल हो, या आपके यहाँ बहादुर शाह जफर वगैरह काफी है। मेरा यही कहना था कि अगर ऐसी कोई चीज भी हमारे सामने आए तो हमारा पूरा स्टाफ बैठा है, इनके लिए भी एक लर्निंग रहता है कि इस तरीके से टेक्निकल स्टाफ भी हमारा पूरा आज आपको देख रहा है
इट विल बी लर्निंग, और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है पूरी की पूरी, तो टुमारो, टुडे, डे आफ्टर टुमारो वी कैन वंस अगेन सी इट दैट हाउ यू डूइंग योर वर्क। एक मिनट। यही तो, एक मिनट दिखाना। ये तो बंद हो गया, मुझे लग रहा है बंद हो गया मेरे ख्याल से। सर आप दिखाई दे रहे हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, एक मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, इससे इसे कर, ये जो मेरा पोर्टल है, हाँ करो। ये हमारा पोर्टल है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी। यहाँ पे हमारा एक ई अभिलेख का शुरू हो जाता है। तो मैं आपको एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इस पे काम करते हैं। आप एक बार लॉगिन करते हैं इस तरीके से, तो आपके पास हो गया। अब ये स्क्रीन ओपन हो गई है। तो अब जब रिकॉर्ड सर्च में हम जाते हैं ना, तो हमारे पास, आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है, प्रॉपर्टी सर्च, इंडेक्स सर्च और आर्काइवल सर्च। तो अब मैं आर्काइवल सर्च पे जा रहा हूँ, और सिंपल सर्च, कुछ नहीं करना है आपको, बहादुर। बहादुर शाह जफर से, बहादुर शाह। थोड़ा मुझे लगता है नेट स्लो चल रहा है मेरा। क्या हो गया इसको? सर्च करने में टाइम लगता है। वेट 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 नहीं, वेट, एक मिनट, इसको दूसरा सर्च चले। इसे लोड करना होगा, फिर से कीजिए साइट पे। इसी हाँ, स्टॉप स्टॉप हो गया, इसको फिर से करना होगा। एक मिनट में इसको कैसे शेयर करेंगे? पहले आप खोलिए ना, साइट खोलिए, इलेक्ट्रॉनिक साइट, इस सिंपल से देखो सही। नहीं आ पा रहा क्या स्क्रीन पे? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे लिए। चलिए बताओ एक बार। अगर कोई इशू हो तो मेरे पास एक बार किसी को भेज भी सकते हो, कोई भी समस्या हो किसी भी तरीके की, तो हम आपका शेयरिंग का इशू आ रहा है कुछ, क्या सर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको शेयर स्क्रीन में? मैं एक बार शेयर हो रहा है, शेयर करना है, एक मिनट कर देता हूँ स्टार्ट से। विक्रम देखना सर की स्क्रीन शेयर नहीं। कौन सी थी? तो बंद पड़ी हुई, बस साइट बंद हो गई ना मेरे ख्याल से। हाँ, साइट बंद हो गई। साइट को सर यहाँ से राइट्स मैंने दिए हुए हैं, अब बस स्क्रीन शेयर करना होगा, बंद हो। मैं कर रहा हूँ, एक बार कर रहा हूँ। आप लिखिए साइट का नाम। अब शेयर क्या कर आ दो, गया? शेयर कर दो सर, एक मिनट शेयर कर दो।
दिवस के बाद कौन सा था ये वाला? ये वाला ये वाला ना? हम्म। अब कीजिए। मेहरौली। हाँ नेट चलो। हाँ, बाकी तो हो रहा है, सब को टाइम लग रहा है। तो बाकी मेरे को डिस्क्राइब कर सकते हैं? हाँ बढ़िया। या स्क्रीन पे आप देख रहे होगे तो मैंने मेहरौली वर्ड यूज किया। मेहरौली मेरे ख्याल से जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनको मालूम है कि एक मेहरौली बहुत बड़ी एक तरह से हमारी सब डिवीजन है। तो उसके रिकॉर्ड अगर सर्च करने हैं तो मैंने सिर्फ मेहरौली वर्ड यूज किया और आपको यहाँ पे सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका फाइल नंबर भी आ रहा है आपके पास और साथ में सब्जेक्ट भी आ रहा है, नोटिफाइड एरिया कमेटी ऑफ नजफगढ़ एंड मेहरौली इन द डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपको फाइल देखनी है तो बिल्कुल फाइल के ऊपर आप क्लिक करो, आपको फाइल दिखाई देनी शुरू हो जाती है यहाँ पे। और व्यू हमारे यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, कोई हम पैसे नहीं चार्ज कर रहे हैं किसी भी चीज के। भाई और ये साहब, सारे के सारे मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में आपको दिखाई होंगे। भाई साहब, मेरा एक एक छोटी सी क्वेरी है कंडीशन भी आपको दिखाई दे रही है। मैं जी एक छोटी सी क्वेरी है। देखिए, अभी जैसे आपने मेहरौली डाला या बहादुर शाह बताओ। डाला, अब ये तो वो व्यक्ति डाल सकता है हाँ जो बहादुर शाह के बारे में जानकारी हो, कोई मेहरौली के बारे में जानकारी। अभी मेरे पास कल एक फोन आया जयपुर से कि साहब हमें तो है ना जयपुर रियासत के वुमेन्स के अंदर कपड़ों पर काम करना है। अब उस व्यक्ति को ये नहीं हाँ पता हाँ हमारे पास गुनीजन खाना रिकॉर्ड है या पील खाना रिकॉर्ड है या सूत्र खाना रिकॉर्ड है, कोई भी उसके पास ये नहीं पता। तो उस हाँ अनजान हाँ। व्यक्ति के लिए ये सिस्टम कैसे काम करेगा? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर ये भी हो कि बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके की भी हमने टैगिंग करी है कि अगर आपको कुछ भी मतलब आपको कुछ पता तो होना चाहिए जिसके अंदर आपको सर्च करनी है। अब जैसे ये तो मेरे को पता है कि मेहरौली में मुझे जाना है या बहादुर शाह जफर का मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है या किसी और भी चीज का करना है। अब मान लिया मेरे को कॉटन कॉटन के बारे में जानकारी चाहिए या किसी क्रॉप के बारे में जानकारी चाहिए, आप नाम सर्च करो और उसमें मिलेगा आपको रिकॉर्ड। ये देखो पूरा कॉटन से रिलेटेड आ गया, जितने जहां जहां कॉटन आई है। अब जहां जहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पास आ जाएगा। और आप इसकी टैगिंग देखो कितनी शानदार की हुई है हमने कि ये देखो जहां पे भी कॉटन वर्ड यूज हमने किया है टैगिंग के अंदर वो सारा का सारा उसने फैच करा है। मतलब बहुत माइन्यूट हमने इसकी वो करी है, मेटा डाटा टैगिंग करी है। ठीक है, इट्स वेरी लर्निंग फ्रॉम ऑल अदर्स कि भाई डिजिटाइजेशन क्या होता है। वो ये है कि रिट्रीवल सिस्टम कम हो। आपकी इस बात से ये तो जाहिर हो रहा है कि रिट्रीव सिस्टम समय जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है इसके अंदर। आपने नाम लिया और वो चीज आ गया आपके सामने। मैं सबसे पहले तो सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जब आप बिड बना रहे हो तो उस समय आपको बहुत प्रिकॉशन ध्यान देने की जरूरत है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है। आपको रसगुल्ला खाना है या चमचम खानी है तो आप चमचम की रिक्वायरमेंट दोगे तो चमचम मिलेगी, रसगुल्ले की दोगे तो रसगुल्ला मिलेगा और बर्फी की दोगे तो बर्फी मिलेगी आपको। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से आपको हेलो हाँ जी भाई साहब। तो जब आप आरएफपी कोई भी बनाते हो किसी भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स का तो आपको टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा सा होमवर्क अपने लेवल पे करने की जरूरत है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। आप ये देखो कि मैंने ये 2000 के अंदर विजुलाइज किया कि मेरे को आर्काइव्स को डिजिटल करना है तो मेरे को इम्प्लीमेंट करने में 17 साल लग गए।
पर हमारा होमवर्क बहुत दुरुस्त था। और 2000 की मैं जब बात कर रहा हूं तो मुझे खुद कंप्यूटर के बारे में ABCD नहीं आती थी। मैं बिल्कुल कंप्यूटर इलिटरेट आदमी हूँ, आप जैसा ही आदमी हूँ। आर्काइव्स में मेरे ख्याल से शायद ही किसी को कंप्यूटर के बारे में जानकारी होती है, पर अगर आपका दिमाग खुला हुआ है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये मेरी सोच है। और आप भी कर सकते हो यार, आप तो हमसे ज्यादा, क्योंकि हम तो अब बुजुर्गों की कैटेगरी में आ गए हैं। पर जो जवान बच्चे हैं उनको सबको कंप्यूटर लिटरेट है और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। Thank you, ji. We end up our thing, and before we sum up our thing, I request our honorable Deputy Director Chandrasen ji. सर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? चंद्रसेन सर, सर उनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, मे बी ही रीजॉइन। रिक्रिएट कीजिएगा उनको। बीच बीच में फोन आ जाता है ना, तब हो जाता है। सर ने दोबारा ज्वाइन किया है, जल्दी सर वो हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, उनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। हाँ सर, हो गया? चंद्रसेन सर का हो गया क्या? अभी सर नहीं हुआ है, ऑडियो हो कनेक्ट गया, हो रहा नीचे है, नाम आ गया। नाम आ रहा है, ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है सर। तो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ जी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसका समापन है, आप धन्यवाद देके सर संजय कर सर को और हम सबको। आई रिक्वेस्ट चंद्रसेन जी तो प्लीज गिव ए वोट ऑफ थैंक्स बाय हैंड। ओके 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 श्योर। पहले तो मैं गुड ऑफ संजय गर्ग एंड यू एंड ऑल। गर्ग साहब को मुझे नहीं पहचानते हैं, मैं इनका स्टूडेंट भी रहा हुआ हूँ। 2006 में, आवाज आ रही है आप लोगों को? आर यू लिसनिंग मी? 2006 में सर मैं आपके स्टूडेंट था, डिप्लोमा में आया था मैं। और ये सेशन के ऊपर अच्छा, प्रॉब्लम आ रही है। सर आप अपना कैमरा, डिस्कनेक्ट हो आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, इस चक्कर में चला जा रहा होगा, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिएगा। जी, कैमरा ऑफ कर दें इसको मैं? जी सर आप बोल सकते हैं, आपका कैमरा ऑफ हो गया है, आपको आवाज आ रही हो मेरी? ओके, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। तो गर्ग साहब को मैं पहले तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि डिजिटाइजेशन और माइक्रो फिल्मिंग जैसे टेक्निकल और जटिल विषय को बहुत ही सरल भाषा के अंदर, और वो भी हिंदी में, सर अंग्रेजी में ऐसा कमांड मैंने देखा हुआ है, हिंदी समझाना ये एक बहुत अच्छी बात है सभी आम लोगों के लिए जिनको समझ में कम आती है अंग्रेजी, या ये टेक्निकल विषय समझ में कम आते हैं, उनके लिए आपने जिस तरह समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय राजधानी में जो आपका दिल्ली अभिलेखागार है, वो अभिलेखों के संरक्षण में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। आपकी विरासत, आपका संरक्षण अभिलेखों का जो है, वो मैंने वहाँ देखा हुआ है, उसका आपका योगदान है, वो आपको एक वर्ल्ड लीडर को बनाता है। मैं आशा करता हूँ कि राजा अभिलेखागार बीकानेर आपके जो ये प्रेरणादायी जो आपका पास्ट रहा है, आपका काम करने का तरीका रहा है, उसको सीखते हुए हम भी इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और अभिलेखा के अंदर जो आज आप पधारे हैं, नेटवर्क इशू के चक्कर में सर फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, सो ही विल रीजॉइन। हेलो जी सर आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? आ रही है। तो इस जो जटिल विषय पर सरकार जो व्याख्यान हुआ है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की ओर से आपको। और अभिलेख जो अधिकारी हैं, डॉक्टर मोहन मीणा, डॉक्टर सुनील जोशी जी,
दिलीप कुमार जी और हमारे सभी साथी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको सुना हमेशा अच्छा लगता है, आपको सुनना आज भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। राइट सर। Thank you, Ji. Thank you, sir. We end up here, and once again, a big round of applause for all our speakers online and there. Thank you very much, Chandrasen sir, for giving the support and blessing to us. और हम बिल्कुल, थैंक यू। we end up here. Thank you, sir. हम आपसे वापस कांटेक्ट करेंगे संजय सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। राजू सर, मैं साथ में हमारे टेक्निकल स्टाफ जो दिल्ली से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, विक्रम जी चौधरी और डॉक्टर सोनू सैनी जेएनयू से, उनका भी बहुत बहुत आभार करूंगा कि जिन्होंने ना केवल टेक्निकल एंड को इसको सफल बनाया, इसको एक्टिवेट किया, बल्कि फार एंड पे बैठ के भी हमें सपोर्टिंग सिस्टम दिया। और हमारे बीकानेर आर्काइव्स का जो टेक्निकल स्टाफ है, यतिन जी, मुकेश जी, आनंद जी, वंदना जी, इनका भी बहुत बहुत थैंक्स, बिकॉज जो दूरियों को पाटने का प्रक्रिया इस ऑनलाइन ने आफ्टर कोविड हमें सिखाया है, ये अपने आप में बड़ा मायने रखता है। और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसी चीजें हम कंटिन्यूटी रखते रहें, ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों का एक समायोजन अच्छे से समायोजित करें और आगे बढ़े। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल द स्टाफ हु हैव कम अप देयर विद वन कॉल इन दिस ऑफिस प्रीमिसेस। और अभिलेख सप्ताह का तीसरा दिन सर, आपने बहुत अच्छे से शुरुआत हमारी कर दी। आज के ओपनिंग बैट्समैन आप ही थे हमारे। थैंक यू संजय सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नितिन, थैंक यू। Okay, ji. We end up here. Thank you, sir. Thank you, Sanjay sir. Sir, shall I end the meeting? Yeah, you please finish up there. We have other. Thank you, ji.